हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः राम प्रसाद यूजीसी नेट में स्वागत है। और हमारे जो यूजीसी नेट की जो तैयारी है वो आपकी अच्छी चल रही होगी। 5-6 दिनों से हमने क्लास नहीं ली है, उसके कुछ रीजन थे। अब हम रोज अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका है कि हमने जो इससे पहले की यानी कल की जो क्लास कराई होती है उसका रिवीजन और आगे की 10 प्रश्नों की ताबड़तोड़ तैयारी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और जो भी व्यक्ति राम प्रसाद IAS और जो न्यूज एनालिसिस पर जुड़े हैं वो भी इसको देख सकते हैं। सभी के लिए फायदेमंद है। नागरिक शास्त्र जो यूपी में SI का पेपर आ रहा है उसके लिए भी नागरिक शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बिना किसी देरी के पहले हम जो हमने क्लास 15 करी थी उसके प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आगे फिर हम आज की क्लास के प्रश्नों का अध्ययन करें। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो था कि निम्नलिखित अभिकथन दिए थे और कारण थे। तो ये था कि सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का तरीका प्रस्तुत करता है। कारण ये था कि प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संकृति काल को इंगित करता है। तो इसका जो आंसर देखा था वो हमने ए देखा था। ए यानी दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है। तो इसका आंसर था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी दैवी उत्पत्ति सिद्धांत सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है। इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम। ऑप्शन डी सही था। ऑप्शन डी। इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो वही दैवी सिद्धांत यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही था। इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि हमें सही जोड़ी मिलानी थी और इसमें गलत कौन सा था। तो देखिए इसमें जो गलत था वो सी था यानी पितृसत्तात्मक सिद्धांत मैकलेनिन से नहीं था। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सर हेनरी मैन थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था। तो इसका ऑप्शन हमने सी देखा था यानी रिचर्ड ह्यूगर। इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के बारे में सही नहीं। तो मार्क्सवादी सिद्धांत था, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत था, बल सिद्धांत था, ब्रेड सिद्धांत हमने नहीं देखा था। ऑप्शन सी गलत था। इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो थॉमस हॉब्स ने सर्वशक्ति महाराज की बात करी थी, जॉन लॉक ने सीमित राज्य की बात करी थी। इसके बाद जो फेडरिक एंगल्स है ये वाला गलत था। रूसो ने लोकतांत्रिक समाज की बात करी थी। तो फेडरिक एंगल्स का संबंध वैज्ञानिक समाज से और जो एंगल्स थे वो मार्क्सवादी थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टि की आलोचना है। तो ये पहला ही आंसर था कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से यह व्यवस्था करना कठिन है। ये राज्य का सपोर्ट है न कि आलोचना। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा राज्य स्टेट की उत्पत्ति के ऐतिहासिकवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है। इसका जो आंसर था वो बी था कि राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है। यह एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है। ऑप्शन बी सही था। इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आता है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है तो शासक वर्ग का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व यानी ऑप्शन ए सही था।
इसके बाद जो लास्ट प्रश्न था वो था कि निम्न में से कौन राज्य की हिंसा और शोषण केंद्र के रूप में भर्त्सना करता है। तो इसका जो आंसर था ऑप्शन ए और बी, शोरल और क्रोपोटकिन। इस तरीके से हमारा उस दिन क्लास हुई थी। पीडीएफ में कुछ उस दिन मिस्टेक थी, वो मैंने आपको बता दिया था कि उसको सही कर दिया जाएगा और टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब हमारी जो आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 16 है। हमने 5 घंटे की इसकी जो 15 क्लास थी उसकी मैराथन अपलोड कर दी है। हमारा जो टॉपिक है वो राजनीतिक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति की दैवी सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और एक और है मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, चलिए तो आज हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्राचीन मिस्र से, दूसरा है प्राचीन चीन से, तीसरा है प्राचीन यूनान से, चौथा है प्राचीन भारत से। ऑप्शन आपके हैं ए, बी, सी, डी। चलिए कुछ लगाइए। तो देखिए ऑप्शन है सी, सी यानी प्राचीन यूनान से। तो जो नगर राज्य का प्रावधान प्राचीन यूनान में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सी, जो ग्रीक शब्द है वो पोलिस का अर्थ नगर राज्य है। प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य पर्यायवाची शब्द थे, अर्थात यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है, तो राज्य है। एक सेकंड, हमें लग रहा है कि हमारी आज जो फोन है वो टैब डिस्चार्ज हो गया है, तो मैं साथ में इसे चार्ज भी लगा लेता हूँ। एक सेकंड थोड़ा सा, लेकिन हो ही नहीं चार्ज। चलिए हम वैसे ही देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्न में से किसका परवर्ती है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वी राज्य, दूसरा है रोमन राज्य, तीसरा है नगर राज्य और चौथा है राष्ट्र राज्य। तो आपके सामने ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए क्लिक करिए। देखिए ऑप्शन है बी यानी रोम राज्य। तो सामंतवादी राज्य में से रोम राज्य का परवर्ती। एक सेकंड, ऑप्शन बी सामंतवादी राज्य रोम राज्य का परवर्ती है। इसका क्रम है सबसे पहले पूर्वी राज्य, यूनानी राज्य, रोमन राज्य, सामंतवादी राज्य और राष्ट्र राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे की दमन का अंग। पहला है मार्क्स, दूसरा है लेनिन, तीसरा है ग्रामशी, चौथा है माओ। चलिए बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो दमन या फिर शोषण की बात मार्क्स कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य वर्ग शासन का अंग है, एक वर्ग द्वारा व्याख्या। कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है, दूसरे के दमन। देखिए थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूं। अगला प्रश्न, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा, यानी अराजकता से अच्छा भी है कि अगर कोई राज्य है वो भले कितना भी तानाशाही या निकृष्ट हो तो भी चलेगा। पहला है हीगेल, दूसरा है लॉक, तीसरा है रूसो, चौथा है हॉब्स। चलिए बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, हॉब्स। हॉब्स के अनुसार सबसे जो निकृष्ट राज्य है भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। इसका कारण है कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की भयावहता का
वर्णन किया है। यानी उसने बताया कि जो प्राकृतिक अवस्था में लोग लालची थे, स्वार्थी थे, इसलिए अराजकता से अच्छा है भले वो राज्य के सब निकृष्ट हो तो भी अच्छा है, जिसका सीधा संबंध तत्कालीन अराजक स्थिति से था। यही कारण है कि उसने कॉमनवेल्थ को, उसने राज्य के लिए एक शब्द प्रयोग किया था, कॉमनवेल्थ, महत्व को उजागर किया था। अगला जो प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यह दृष्टिकोण विकसित किया गया था। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा, हाँ अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी चार्ज है, चल जाएगी। पहला है रूसो द्वारा, दूसरा है मैकियावली द्वारा, तीसरा है मार्सिलियो ऑफ पाडुआ द्वारा, चौथा है एच.जे. लास्की द्वारा। आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 विकल्प है, बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए यानी रूसो द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में, देखिए बिल, इच्छा कहीं पे आ रही है तो इच्छा जुड़ेगी रूसो से, जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। ठीक है, तो रूसो, तो देखिए रूसो के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। एक सेकंड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? पहला है 1688 की इंग्लैंड की क्रांति, दूसरा है 1857 की भारतीय क्रांति, तीसरा है 1776 की अमेरिकन क्रांति, चौथा है 1789 की फ्रांस क्रांति। ऑप्शन ए सिंपल है, बी, सी और डी। चलिए बताइए। तो देखिए इसका ऑप्शन है बी। जो 1857 की भारतीय क्रांति थी वो दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं बल्कि अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए थी। 1857 की भारतीय जो क्रांति है वो राज्य के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं, वरन यह भारत राष्ट्र की औपनिवेशिक सत्ता यानी ब्रिटेन के विरुद्ध आरंभ किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत थी। इसके द्वारा भारत राष्ट्र में शोषणकारी जो अंग्रेज शासकों एवं उनकी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई गई। इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो कथन है वो मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है, यानी मार्क्स की जो अवधारणा है उसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो नहीं है। पहला है मजदूरों का कोई देश नहीं होता, दूसरा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तीसरा है राज्य का लोप हो जाएगा, चौथा है राज्य शोषण का एक यंत्र। आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए बताइए। तो देखिए इसका ऑप्शन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह स्टेटमेंट हीगल का है, न कि मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन हीगल का है तथा अन्य तीनों कथन मार्क्स के। हेगेल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है, यह विश्व में विवेक की यात्रा है, यह मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है जो परिवार और नागरिक समाज के द्वंद्वात्मक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। यह कथन किसका कथन है? पहला है फ्रेडरिक एंगल्स, दूसरा है एच.जे. लास्की, तीसरा है रॉबर्ट मैकावर, चौथा है मैक्स वेबर। आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए बताइए। देखिए ऑप्शन सी सही है, सी यानी रॉबर्ट मैकावर। तो जो मैकावर थे उनके अनुसार यह कथन कि
जहाँ दमनकारी शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसमें हमें सही जोड़ी मिलानी है। पहला स्टेटमेंट है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, पहले के सामने अरस्तु दिया है। दूसरा है राज्य मानव अवयवी का ही प्रतिरूप है, इसके सामने भौना दिया है। तीसरा है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौमिक सिद्धांतों की अनुक्रमिक उपलब्धि है, ब्लंटशली ने दिया है। राज्य परिवार और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है, बर्गेस ने दिया है। ऑप्शन आपके सामने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए बताइए, ए, बी, सी और डी। तो देखिए आपके सामने जो ऑप्शन है वो डी है। डी मतलब पहले का पहला, राज्य पूर्ण समुदाय, यह स्टेटमेंट अरस्तु का ही था। बी का तीसरा यानी राज्य मानव अवयवी का ही प्रतिरूप है, ये ब्लंटशली का है। तीसरा, राज्य मानव स्वभाव से सार्वभौमिक सिद्धांतों की अनुक्रमिक उपलब्धि है, ये बर्गेस का है। राज्य परिवार और उनके सामूहिक कार्यों का अंग है या संघ है, बौद्धा। तो 4 स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी, राज्य पूर्ण समुदाय है, अरस्तु। राज्य मानव अवयवी का ही प्रतिरूप है, ब्लंटशली का है। राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौमिक सिद्धांतों की अनुक्रमिक उपलब्धि है, बर्गेस का है। राज्य परिवारों और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है, बौद्धा का है। आज का जो लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से हमें देखना है। इसमें एक अभिकथन दिया गया है, एक तर्क है। अभिकथन है कि राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, नहीं सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, नहीं संकल्प या रूढ़ी की उत्पत्ति है, नहीं परिवार का मात्र विस्तार है। तो फिर क्या है? तो राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था। देखिए अभिकथन को इससे जोड़ दिया है। तो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब कि दोनों ही सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए जो राज्य है, सबसे जो इसका फेमस सिद्धांत है वो है ऐतिहासिक, हमने देखा भी, विकास का सिद्धांत। और माना जाता है कि राज्य क्रमिक विकास का परिणाम रहा है। इसके साथ ही मैं चलिए पहले आप ये देख लेते हैं। तो राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, नहीं सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, नहीं संकल्प की शक्ति है, नहीं परिवार का विस्तार मात्र है। राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। राज्य के प्राकृतिक विकास से आशय है कि एक स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में है। देखिए मार्क्सवादी जो होते हैं उन्होंने वर्गहीन और राज्यविहीन समाज की बात करी थी। ठीक है, और जो मार्क्स एक एंगल्स हैं, तो ये मुख्यतः मार्क्सवादी थे। मार्क्स तो खुद मार्क्सी है, इनका नाम है मार्क्स। इसके बाद दूसरा है जो पूंजीवादी है, जिन्हें उदारवादी भी कहते हैं। ये लोकतंत्र के समर्थक हैं और ये राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करते हैं। ठीक है, और जो मार्क्स है वो सामूहिक नियंत्रण की बात करता है। देखिए मार्क्स में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मार्क्स में सबसे पहले समाजवाद को स्थापित करने की बात करी गई थी। समाजवाद में राज्य तो होगा, राज्य सभी व्यक्तियों को खिलाएगा पिलाएगा। समाजवाद की जो अगला चरण है वो साम्यवाद। इसमें न तो राज्य होगा, नहीं कोई वर्ग होंगे। इसलिए मार्क्सवाद साम्यवाद की तरफ जाता है समाजवाद से।
ठीक है। अगला चरण है साम्यवाद। एक चीज और, पहले सबसे पहले क्रम भी पूछ लेता है कौन है, तो देखिए सबसे पहले उदारवाद आया था, उदारवाद आया था, नकारात्मक, फिर सकारात्मक उदारवाद, ठीक है, रायत स्वेच्छावाद, स्वेच्छातंत्रवाद, ऐसे उदारवाद आया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।